हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है समीक्षा एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सबसे इजी टॉपिक, जो कि सीजी बोर्ड का सबसे इजी टॉपिक ही है, जो कि है पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल हम लोग पहले सुने हुए हैं। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? जब हम एलिमेंट्स मीन्स जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, मेटल हो गया, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है, धातु है। जब हम इन सब को एक टेबल में सिंक्रोनाइज करके, ऑर्गेनाइज करके जब हम मेंटेन करते हैं, तब हम इसको एक नाम देते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं, जैसे कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है। तो एटम मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अब जब एटम्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और जब मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को में बाइंड होते हैं, तब क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स बनाते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एलिमेंट्स क्या है? जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। और जब ये सब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है। ये एक एलिमेंट है, पर जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, जब ये H2O का फॉर्मेशन करता है, तो क्या बनाता है? तब ये एक कंपाउंड बनाता है। तो अब दिक्कत नहीं होगा, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है। एलिमेंट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे करते हैं? मैटर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। मैटर क्या है? हमारे आसपास हर जगह पे प्रेजेंट है। मैटर क्या है? एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास। जो भी ऑब्जेक्ट जिसके पास एक द्रव्यमान हो, मास हो, और क्या हो? स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको क्या कहते हैं हम? मैटर कहते हैं। तो हमारे पास आसपास चाहे वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सब के सब क्या है? मैटर है। ठीक, यहां तक समझ आ गया। अब इनको हम किसमें क्लासिफाई करते हैं? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में। एलिमेंट्स मैंने बता दिए, ये क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड्स क्या है? ये है कंपाउंड्स। जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और मिक्सचर्स मिक्सचर्स की जब हम बात करें, तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तो क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। जो हम मिक्सचर खाते हैं, वो भी एक टाइप का मिक्सचर ही है। फॉर एग्जाम्पल C6H12O6 क्या है? ये ग्लूकोज है। ये एक टाइप का कंपाउंड भी है, और ये एक टाइप का मिक्सचर भी है। मिक्सचर किन चीजों का मिक्सचर है? ये मिक्सचर है एलिमेंट्स का। अगर हम बात करें, अगर हम वाटर में ऑयल को डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर लेता है? दो फेज बना लेता है। वो मिक्स नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी वो एक टाइप का क्या है? मिक्सचर है। तो मिक्सचर क्या है? दो सेम, मतलब दो सेम, या सेम भी बोल सकते हैं, या नॉन सिमिलर एलिमेंट्स का जब हम कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर्स को भी दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। किसमें? होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस और हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस मिक्सचर क्या होगा? जब सेम टाइप के एलिमेंट्स या सेम टाइप के जो चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ बाउंड करती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तब हम उनको क्या कहेंगे? होमोजीनस कहेंगे। जब कोई यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा, तब उसको क्या कहेंगे? हम होमोजीनस कहेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो
हेट्रोजीनस कहेंगे। जैसे शुगर और सॉल्ट और वाटर को हम मिक्स करते हैं तो वो क्या बनाता है, एक मिक्सचर बनाता है। तो वो कैसा मिक्सचर होगा, होमोजेनस मिक्सचर होगा। और अगर हम दूसरे पॉइंट पे बात करें कि जब हम ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या बनाता है, वो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाता है। ठीक, तो ये दो टाइप से क्या कर दिया हम लोगों ने, इसको क्लासिफाई कर दिया। अब द हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट लुक एज वेरी टेक एज वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय से जो है एलिमेंट्स की हिस्ट्री चलती आ रही है। बहुत सारे फेज में हम लोगों ने एलिमेंट्स को जमाना स्टार्ट किया। बहुत टाइम के बाद फिर क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल हमको मिला। ठीक है, तो एलिमेंट्स एंड विच आर नॉट। अब हमको पता चला, जब हम पीरियोडिक टेबल बनाए तब पता चला कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स नहीं है। तो ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं फिलोसोफर एरिस्टोटल। कब आते हैं, 384 से 322 पर थे, जिनका नाम क्या था, एरिस्टोटल था। कब से कब तक, 384 से 322 बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट मींस जो हमारे क्या थे, ईसा मसीह थे, उनके जन्म से पहले, बिफोर जीसस क्राइस्ट। ठीक, तो इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, 5 एलिमेंट से बना हुआ है। कौन कौन से थे वो, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली, जो हम बात करते हैं, फायर, वाटर, एयर, अर्थ और ईथर। मतलब 5 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, अग्नि, वायु, जल, धरती और क्या बोलते हैं, नभ। 5 हो गए। तो इन सब से मिल करके सारे जो एलिमेंट्स हैं या सारे जो मैटर हैं वो सब बने हुए हैं, ये उन्होंने कहा। इसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं रॉबर्ट बॉयल। ये कौन थे, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट बॉयल नाम था। ठीक, कब से कब तक, 1627 से 1691 में ये आए और इन्होंने बताया कि, क्या बताया कि जो एरिस्टोटल ने जो 5 एलिमेंट्स डिस्क्राइब किए थे वो एक्चुअली एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा कि वो एलिमेंट्स नहीं है, तो वो क्या थे, कैसे पता चलेगा। फिर इसके बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था लेवॉइजर। 18th सेंचुरी में फ्रेंच साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लेवॉइजर। ठीक, लेवॉइजर ने क्या बताया, डिफाइंड एज एलिमेंट एज अ सब्सटेंस दैट कंक्लूड not be decomposed or broken down into simpler particles। इन्होंने बताया एलिमेंट्स वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में। एलिमेंट्स क्या है, वो यूनिट है या वो सब्सटेंस है जिसको हम और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। द स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसको इन्होंने क्या कहा, एलिमेंट बताया। ठीक है, अब वी नो दैट वाटर कैन बी ब्रोकन डाउन। हमको पता था कि पानी को जो है हम तोड़ सकते हैं। किसने बताया था, एरिस्टोटल ने बताया था कि 5 तत्वों से हमारी पृथ्वी या हमारा जो ब्रह्मांड है वो बना हुआ है। तो पानी भी था उसमें, एयर, वाटर भी था, लेकिन हम लोग H2O को तो ब्रेक कर सकते हैं ना, H2O को ब्रेक कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि इसको हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तो ये एक एलिमेंट तो हो नहीं सकता। फिर लेवोजियर ने लिस्ट तैयार की 33 एलिमेंट्स की। कितने एलिमेंट्स की, 33 एलिमेंट्स की, क्योंकि तब तक ज्यादा एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई थी, बहुत पहले की बात है ये। 18th सेंचुरी में 33 एलिमेंट्स ही थे हमारे पास। आज कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 118 एलिमेंट्स हैं जो कि हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है व्हाई अरेंज एलिमेंट्स। हमको एलिमेंट्स को अरेंज करने की नीड ही क्यों पड़ी। ठीक है, तो वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू अरेंज ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू अरेंज ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड यूज। अब जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं, किराने की दुकान हो गई, तो जब हम उसको बोलते हैं कि हमको बिस्किट चाहिए, तो उसका एक पर्टिकुलर बिस्किट का सेक्शन होता है, उसमें सारे टाइप्स के बिस्किट्स अरेंज होते हैं। तो उसको पता होता है कि इस ब्लॉक में मेरे को ये वाला बिस्किट मिलेगा, तो उसको क्या होता है, इजी होता है
ठीक है, वो इजिली किसी भी ऑब्जेक्ट को वहां से ला सकता है और हमको दे सकता है। तो इससे क्या बचा, टाइम बचा और उसको काम कम करना पड़ा। तो इसी के लिए हम इजिली किसी भी चीज को पढ़ सकें, इजिली एलिमेंट्स के बारे में जान सकें, इसलिए हम लोगों को नीड हुई एलिमेंट्स को अरेंज करने की। ठीक है, अब वी कीप द क्लॉथ विच वी वियर इन वन प्लेस, वही सेम एग्जांपल दिया हुआ है। जो कपड़े हम पहनते हैं उन कपड़ों का सेक्शन अलग से डिवाइड करके रखते हैं और जो नए कपड़े रहते हैं उसको अलग रखते हैं। तो वही बता रहा है। ठीक है, इवन इन द क्लॉथ्स दैट वी वर वी केप्ट विंटर क्लॉथ सेपरेट फ्रॉम द समर क्लॉथ्स। अब वही बात हो गई, जो वुलन कपड़े होते हैं जिसको हम 2-3 महीने पहनते हैं सिर्फ सर्दियों में, उन कपड़ों को हम अलग रखते हैं। जो समर के क्लॉथ्स होते हैं जैसे कॉटन के क्लॉथ्स हो गए उनको हम अलग रखते हैं। तो इससे क्या होता है, हमको आसानी होती है चीजों को ढूंढने में और ज्यादा कंझट भी नहीं होता। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू, किस किस बेसिस में इसको अरेंज किया गया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पहले 9th क्लास तक पढ़ते आए हैं। कैसे होता है, जो हमारा शेल होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, ये ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं s p d f। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं 2 8 8 18 और 18 के ग्रुप में हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक, तो इन सब बेसिस में क्या किया गया, डिवाइड किया बनाया गया है किसको, पीरियोडिक टेबल को। अब बात करते हैं डॉब्रानियर लॉ ऑफ ट्रेड। सबसे पहले साइंटिस्ट आए जिन्होंने ट्राइड रूल दिया, डॉब्रानियर का त्रिक नियम जिसको बोला जाता है हिंदी में। ये कहाँ के थे, ये थे जर्मन साइंटिस्ट। कहाँ के थे, जर्मनी के थे, जर्मन साइंटिस्ट है डॉब्रानियर। सब इसको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, मैं इसको डॉब्रानियर पढ़ती हूँ। ठीक है, अब इन्होंने एलिमेंट्स को कैसे सिंक्रोनाइज किया या कैसे अरेंज किया, तो इन्होंने एटॉमिक वेट के बेसिस में क्या किया, 3-3 एलिमेंट्स को जमाना स्टार्ट किया। कैसे 3-3 एलिमेंट्स को जमाया, देखते हैं। तो व्हेन ही प्लेस 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिसके सिमिलर प्रॉपर्टीज हो, जैसे कि मेटल्स को, अब बिलो द अदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, पहले क्या किया, इन्होंने देखा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है या नहीं है। फिर जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स थे उनको क्या किया, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक वेट के बेसिस में इन्होंने क्या किया, अरेंज किया। अब he found that the atomic weight of the middle element was nearly the average of the atomic weight of the other 2 elements। अब क्या बोल रहे हैं ये, कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के बीच का जो एवरेज एटॉमिक वेट है वो जो मिडिल वाला जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक वेट के इक्वल है। जैसे कि ठीक, ये 3 एलिमेंट्स हो गए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब जब हम इन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का एवरेज निकालते हैं तो हमको सोडियम के एटॉमिक वेट के लगभग जो है वैल्यू मिलती है। तो इसी के लिए इन्होंने इन 3 एलिमेंट को फॉर्म करके नियम बनाया, इसलिए इसका नाम क्या रखा, ट्राइड रखा। ठीक, इन्होंने 3-3 एलिमेंट्स को प्लेस किया साथ में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। वही मैंने बताया, लिथियम 6.9, सोडियम 23 और पोटेशियम 39.1। जब हम इन दोनों एलिमेंट्स का एवरेज निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, सोडियम के एटॉमिक वेट का एवरेज मिलता है। कैसे मिलता है, लिथियम प्लस पोटेशियम अपॉन 2। ठीक, इन दोनों के एटॉमिक वेट का सम अपॉन 2 करेंगे तो क्या है, 6.9 प्लस 39.1 अपॉन 2 कितना आया, 23 हमको क्या मिलता है, एटॉमिक वेट मिलता है, जो कि किसका है, सोडियम का एटॉमिक वेट है। तो ऐसे उन्होंने क्लासिफाई किया। तो डॉब्रानियर प्रपोज्ड अ लॉ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक वेट। उनकी प्रॉपर्टीज और एटॉमिक वेट के बेसिस में उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया।
जैसे कि यहाँ पे सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, वैसे यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इस टाइप से उन्होंने अरेंज किया। अब उसके बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं न्यूलैंड नाम के, जिन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। इन्होंने क्या किया, इंडियन म्यूजिक सिस्टम को स्टडी किया। वेस्टर्न म्यूजिक नोट्स हैं, इनके बेसिस में उन्होंने एलिमेंट्स को जमाना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को, 8 एलिमेंट्स को एक लाइन से स्टार्ट किया जमाना, और हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। ठीक है, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी, ये उन्होंने देखा। तो एवरी एट नोट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन एंड इट इज द फर्स्ट नोट ऑफ द नेक्स्ट स्केल। द नोट्स आर यूज्ड फॉर कंपोजिंग म्यूजिक। ये जो हमारे पास है सारे ग म प ध नि सा, ये क्या है, इंडियन म्यूजिक सिस्टम है एक हिसाब से। तो इंडियन म्यूजिक सिस्टम में 8वां, जब जो 7 सुर हैं, ठीक है, तो जो 8वां सुर आता है वो क्या होता है, फिर से सेम आता है, स से चालू होता है, फिर स आ जाता है। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया देखते हैं। जैसे कि यहां देखते हैं, हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब यहाँ पे क्या है, 8वां एलिमेंट के लिए जगह खाली छोड़ दिया है इन्होंने, क्योंकि इनको 8वां वो एलिमेंट नहीं मिला जो सेम प्रॉपर्टी क्या करता हो, कैरी करता हो। वैसे ही जब फिर हम फर्स्ट ग्रुप में आते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिला, लिथियम मिला। तो लिथियम और हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेम है, दोनों क्या है, मेटल्स हैं। तो उन्होंने ऐसे जो मेटल वाले एलिमेंट्स हैं उनको क्या किया, सेम जो है ग्रुप में रखना चालू किया। तो इनके बारे में देख लेते हैं। न्यूलैंड का नाम क्या था, जॉन न्यूलैंड नाम था, जो कि 1864 में आए, और उन्होंने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस में इसको क्या किया, अरेंज करना स्टार्ट किया। अभी तक जितने भी जो साइंटिस्ट आएंगे, फिलोसोफर्स आएंगे, वो क्या करेंगे, सबके सब इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक वेट पे बात करेंगे। ठीक है, कोई भी एटॉमिक नंबर्स पे बात नहीं करेगा, या कोई भी उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, इस टाइप से उन्होंने अरेंज करना स्टार्ट किया। अब यहां पे देखें हम लोग, तो क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, जैसे कि हाइड्रोजन की, लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम की, ये सब सेम प्रॉपर्टीज जो है कैरी कर रहे हैं। बट बहुत सारे जो है वो सेम प्रॉपर्टीज कैरी नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इनको एलिमेंट्स नहीं मिले तो इन्होंने क्या कर दिया, वहां पे स्पेस छोड़ दिया, इसलिए ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के लिमिटेशंस क्या क्या थे वो भी देख लेते हैं। बहुत सारे लिमिटेशंस थे। क्या क्या लिमिटेशन थे, इट कुड एकोमोडेट ओनली 56 एलिमेंट एंड डिड नॉट हैव एनी प्लेस फॉर न्यू एलिमेंट। उन्होंने ओनली 56 एलिमेंट्स को क्या किया था, जगह दिया था अपने पीरियोडिक टेबल में, और अगर हमको बाद में और एलिमेंट्स मिलते तो हम उनको कहाँ पे अरेंज करते। तो ये पहला जो है उनका लिमिटेशंस हो गया। अब it was found that the law of octave was applied only up to calcium, as after calcium the 8th element, कैल्शियम के बाद जो 8वां एलिमेंट था वो सेम प्रॉपर्टी प्रपोज नहीं कर रहा था। ठीक है, तो जो सेम प्रॉपर्टी था वो प्रपोज नहीं कर रहा था। सो दैट्स वाई ये भी एक रीजन था कि उनका जो ऑक्टेव्स रूल था वो क्या हो गया, फेल हो गया। अब न्यूलैंड ने क्या किया, अनलाइक जो एलिमेंट्स थे, न्यूलैंड पुट सम अनलाइक एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। ठीक, सेम ग्रुप में ही उनका बेसिस क्या था कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप में प्लेस करेंगे। लेकिन कुछ अनलाइक एलिमेंट्स थे उनको भी उन्होंने सेम ग्रुप में जो है पुट कर दिया। दैट्स वाई ये जो है फेल हो गया। जैसे कि आयरन वाज प्लेस्ड विथ ऑक्सीजन, तो
तो ऑक्सीजन क्या है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और आयरन क्या है, मेटेलिक है, मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। तो इसलिए भी ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, इसलिए ये अनसक्सेसफुल रहा। ठीक, अब आगे बात करते हैं, दूसरे साइंटिस्ट आते हैं लोथर मेयर। लोथर मेयर आते हैं और इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम कर्व दिया, एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। इनकी भी बात सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं। जब सारे साइंटिस्ट आ रहे थे तो इन्होंने भी सोचा कि मैं भी कुछ दे देता हूँ, कोई थ्योरी, जिससे क्या हो जाए, मैं भी थोड़ा फेमस हो जाऊं। आज के समय किसको इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है, तो उस समय भी एक शौक था लोगों का कि थोड़ा सा क्या करते हैं, बड़े अपना नाम कमा लेते हैं वाला। ठीक है, तो फिर आते हैं लोथर मेयर। तो लोथर मेयर क्या थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे। लोथर मेयर भी जर्मन साइंटिस्ट थे। और कौन जर्मन साइंटिस्ट थे, डॉब्रेनियर जो थे वो भी एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया, एटॉमिक वॉल्यूम कर्व बनाया। किसका, एलिमेंट्स का। कैसे बनाया, एटॉमिक वेट के अगेंस्ट उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम कर्व बनाया, उसके वॉल्यूम पे जो डिपेंड कर रहा था। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट्स सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम were located on the peak on the graph, and fluorine, chlorine and bromine were situated in the rising position of the graph. ठीक, metals as magnesium, calcium etc were located on the descending position of the graph. Beryllium, boron, carbon, aluminium etc were situated on the minima of the graph. अब ग्राफ को देख के समझते हैं कि कैसे इन्होंने जमाया एलिमेंट्स को। अब जब हम ग्राफ को देखें तो हाइड्रोजन जो कि कहाँ है, ओरिजिन के पास है हाइड्रोजन। ठीक है, जब इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम के हिसाब से इसको जमाया तो पीक पे क्या मिला, बोरॉन मिला। ठीक है, फिर नेक्स्ट पीक में क्या मिला, एल्यूमिनियम मिला। नेक्स्ट पीक में क्या मिला, स्कैंडियम मिला। तो ऐसे क्या मिले, पीक में ये सारे एलिमेंट्स मिले, जो कि क्या है, पीक में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड वर लोकेटेड ऑन द पीक ऑफ द ग्राफ। तो ये सब क्या है, मेटल्स हैं। मेटल्स हमको क्या मिल रहे हैं, पीक पे मिल रहे हैं। उसके अलावा लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या मिल रहे हैं, इंक्रीजिंग, जहां से बढ़ रहा है ग्राफ वहां पे ये सब एलोकेट हो रहे हैं। और जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो जो सबसे लोएस्ट पीक है, लोएस्ट पीक में क्या मिल रहे हैं हमको, सारे लोएस्ट पीक में क्या मिल रहे हैं, इनर्ट गैसेस मिल रहे हैं। तो इस टाइप से एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बेसिस में इन्होंने क्या किया, इसको जमाना स्टार्ट किया। ये क्या था, एटॉमिक मास है, इधर से एटॉमिक मास बढ़ते जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो ऐसे इन्होंने प्लॉट किया। अब लोथर मेयर प्लॉटेड एटॉमिक वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब जो यूनिट इन्होंने ली वो क्या थी, सेंटीमीटर क्यूब ली। अब वाई एक्सिस अगेंस्ट द एटॉमिक मास ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के उसमें अगेंस्ट में इन्होंने एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम को रखा, और इन्होंने ये कर्व शो किया। पर इसमें एक बहुत बड़ा मिस्टेक था, सारे जो ग्राफ्स थे वो सारे क्या थे, इरेगुलर थे, रेगुलर राइज नहीं कर रहे थे और रेगुलर फॉल नहीं कर रहे थे। तो ये एक इसका लिमिटेशंस हो सकता है। पीक पे हमको क्या मिले, पीक पे सारे मेटल्स मिले, डाउन पीक में हमको क्या मिले, सारे इनर्ट गैसेस मिले। जो उनका उसका फ्लो था, जो कर्व का फ्लो था, असेंडिंग कर्व और जो डिसेंडिंग कर्व थे, वहां पे भी जो हमको एलिमेंट्स मिले। तो कंक्लूजन इसका क्या मिला कि एटॉमिक वॉल्यूम कर्व क्या कर रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट को शो कर रहा है, जबकि पीरियोडिक फंक्शन को शो नहीं कर रहा है। हमको पीरियोडिक फंक्शन को भी तो शो करना था, सिर्फ हम मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखा रहे थे। यहाँ पे हमको क्या पता चला, ये सारे मेटल्स हैं, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ये इनर्ट गैसेस हैं, ये सब के बारे में पता चला। हमको ये तो नहीं पता चला कि कौन कितना, किसका कितना किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन सा एलिमेंट कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये सब हमको नहीं पता चला। तो दैट्स व्हाई ये
फेल हो गया। अब लोथर मेयर एटॉमिक कर्व के बारे में और देख लेते हैं। इट इज वर्किंग ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बेसिस में इन्होंने बात की थी, हम लोग देखे ग्राफ में, एक तरफ एटॉमिक वॉल्यूम और एक तरफ एटॉमिक मास। अब ही कॉन्टेम्पररीली Mendeleev presented a simpler classification based on atomic weight and physical and chemical properties of the element। ठीक, अब दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, मेंडलीव नाम था। उन्होंने एक और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। किसके बेसिस में, एटॉमिक वेट के बेसिस में और केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस में क्या किया, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था। क्योंकि जो मेंडलीव जो साइंटिस्ट थे, उन्हीं का जो बनाया हुआ पीरियोडिक टेबल था, वही उसी का हम थोड़ा सा डेवलप्ड वर्जन ही आज क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मेयर्स यूज ऑफ द टर्म पीरियोडिक फंक्शन गेव देयर डायरेक्शन टू मेंडलीव एंड हेल्प हिम डेवलप द वर्जन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब जो पीरियोडिक फंक्शन था, जो उन्होंने जो टर्म दिया पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, वही क्या हो गया, उसी पीरियोडिक फंक्शन वर्ड ने डायरेक्शन दिया मेंडलीव को एक नए वर्जन का पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। इनका नाम क्या था, इनका नाम था दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, जो कि कब आए, 1834 से 1907 में आए। कहां के थे ये, रशिया के थे, रशियन केमिस्ट थे। मेंडलीव इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन्हीं को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ठीक, कहां के थे ये, रशिया के थे। ठीक, अब इन एडिशन ही contributed towards the modernization of Russian chemical and mining industries। ये क्या करते थे, अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देते थे रशिया में डेवलपमेंट के लिए, माइनिंग के लिए। ठीक है, तो he also proposed a theory regarding the formation of petroleum। इन्होंने एक और थ्योरी दी जिसमें क्या इन्होंने बताया कि हाउ टू फॉर्म पेट्रोलियम, कैसे पेट्रोलियम फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में इन्होंने एक क्या की थ्योरी दी। His efforts to develop a new method of teaching chemistry resulting in organized form of periodic table। ये जो क्या थे, बहुत अच्छे केमिस्ट थे। ठीक है, बहुत अच्छे केमिस्ट थे और ये क्या करना चाहते थे, एक न्यू वे में लोगों को सिखाना चाहते थे चीजों को, ताकि जब न्यू वे में लोग चीजों को पढ़ें समझे तो वो क्या रहे, उनको याद रहे, है ना। हम भी चाहते हैं कि हम जितने नए तरीके से चीजों को सीखेंगे, हम क्या कर सकेंगे, उन्हें याद कर सकेंगे। ठीक है, तो इन्होंने भी वो सब प्रयास किए और वो सफल भी हुआ एक हिसाब से। देखते हैं इनका क्या था। तो मेंडलीव ने कैसे क्लासिफिकेशन किया, व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क 63 एलिमेंट्स वर नॉन। जिस टाइम पे मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाने की शुरुआत की, उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे। तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स के बारे में ही बात की। ठीक है, अब हमारे पास जितनी चीजें होंगी हम उन्हीं को तो अरेंज करेंगे ना, उन्हीं को तो सिंक्रोनाइज करेंगे ना। तो इनके पास कितनी थी, 63 एलिमेंट्स थे। तो 63 एलिमेंट्स को इन्होंने चाहा कि मैं इसको क्या करूं, जमा लूं और अरेंज करके रखूं। अब ही स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी पता सबसे बड़ी गलती क्या थी, इन्होंने सबसे इंस्पिरेशन तो ली, ठीक है, सबसे इंस्पिरेशन ली, और इन्होंने सिर्फ एक गलती की कि इन्होंने भी बात किया किसके बारे में, एटॉमिक वेट के बारे में। इन्होंने किसके बारे में बात किया, एटॉमिक वेट के बारे में, जबकि इनको किसके बारे में बात करना चाहिए था, एटॉमिक नंबर्स के बारे में। ठीक है, अब एटॉमिक वेट के बारे में इन्होंने बात की और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। उस टाइम पे भी हमको सारे एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पता नहीं थे, पर जिसके पता थे उसके बेसिस में हम पीरियोडिक टेबल बनाना चाहते थे। ठीक है, अब in chemical properties Mendeleev focused on the compounds formed by the elements with oxygen and hydrogen। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने फोकस किया किस चीजों पे, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने ज्यादा फोकस किया। ठीक है, अब
He selected hydrogen and oxygen as they were reactive and formed compound with most of the element. क्यों उन्होंने बात किया इनके बारे में? क्योंकि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो क्या करता है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना लेता है। जैसे कि आज भी हम बात करें, एक मेटल का पीस, हमको नहीं पता वो कोई भी मेटल है, स्टील का बर्तन ही ले लेते हैं हम लोग। कोई बर्तन हम अभी के टाइम पे, अभी के मौसम में, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, बाहर छोड़ दें, अगर बारिश नहीं भी हो रही है तो एटमॉस्फेयर में इतना मॉइस्चर कंटेंट है, इतना नमी वाला मौसम है कि वो क्या कर देगा, उस पर रस्टिंग कर देगा या उस पर कोरिजन हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्या किया, अपने फोकस किया और उसी के बेसिस पे क्या किया, उसके रिएक्शन के बेसिस पे इसको जमाना स्टार्ट किया। अब मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ, इन्होंने क्या किया, पीरियोडिक लॉ, जो कि क्या बोलता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्या बोला इन्होंने, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्या बोला, एटॉमिक मास ही है जो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है किसका, किसी भी एलिमेंट का, क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अपना बेस लिया हुआ है। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं। उस टाइम पे भी उनको इतना ही मालूम था, तो क्या किया, इसी के बेसिस में मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स बनाए जिनको उन्होंने ग्रुप्स कहा, और हॉरिजॉन्टल रो बनाए जिसको उन्होंने पीरियड्स नाम दिया। तो पीरियोडिक टेबल में क्या है, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं उसमें क्या है, रो है और कॉलम है। रो को क्या नाम दिया, जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको क्या नाम दिया, पीरियड्स नाम दिया, और जो वर्टिकल कॉलम्स है उसको क्या कहा, ग्रुप नाम दिया। ठीक है, अब ग्रुप और पीरियड्स उन्होंने बना लिए। अब वो क्या करेंगे, जमाएंगे एलिमेंट्स को। तो कैसे जमाते हैं देखते हैं। ठीक, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास and observe that the properties of elements were repeatedly periodically। ठीक, अब यहां उन्होंने रखा हाइड्रोजन, अब यहां क्या रखेंगे, हीलियम, और हीलियम को कहां रखा उन्होंने, नीचे रखा। आज के समय में हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें जो पीरियोडिक टेबल है, हाइड्रोजन और हीलियम सेम पीरियड में क्या करते हैं, सेम ग्रुप में क्या करते हैं, लाई करते हैं, सेम ग्रुप में आते हैं। लेकिन यहां पे उन्होंने क्या किया, हीलियम को दूसरे ग्रुप में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेंडलीव किस टाइप से अपने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में सिंक्रोनाइज किए, ऑर्गेनाइज किए। ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि एटॉमिक मास के बेसिस पे, ठीक है, और उसके पीरियोडिक फंक्शन के बेसिस में कि एलिमेंट्स कैसी प्रॉपर्टी शो कर रही हैं, उसके बेसिस में उन्होंने एलिमेंट्स को जमाया है। यहाँ पे कैसे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सारे कैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसलिए उनको सेम पीरियड में उन्होंने रखा है। और ग्रुप में भी, यहां जब हम आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो यहां पे हमको क्या मिलता है, हीलियम मिलता है, लेकिन हीलियम कहाँ है, हमारे सेकंड ग्रुप में है। तो ये भी क्या था, एक बाय डिफॉल्ट उनका फॉल्ट था कि उनसे ये जो पीरियोडिक टेबल है ये सही नहीं बना। जैसे कि हम लोग देखे कि हायर ऑक्साइड और हाइड्राइड्स, मतलब जो हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन करते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, उसके बेसिस में भी उन्होंने क्या किया है, एलिमेंट्स को जमाया है। जैसे कि हाइड्रोजन क्या बनाता है, R2O बनाता है, हाइड्रोजन क्या बनाता है, H2O बनाता है। लिथियम क्या बनाता है, L2O बनाता है। मतलब दोनों क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो इस बेसिस में उन्होंने क्या किया है, एलिमेंट्स को सिंक्रोनाइज किया। अब अचीवमेंट देखते हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। इट यूज्ड इन द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, यूज किया गया स्टडी ऑफ एलिमेंट्स के लिए।
कैसे यूज किया गया? पीरियोडिक चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद इन द सेम पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। हम लोग क्या देखे कि प्रॉपर्टीज थे जो एलिमेंट के वो सेम पीरियड में क्या थे? सेम थे, और अलग अलग ग्रुप में क्या थे? डिफरेंट थे। ये हम लोग ने देखा। एट द सेम टाइम सिमिलैरिटीज आर सेम इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। ग्रुप में क्या थे? जो प्रॉपर्टीज थे वो सेम थे, और पीरियड में क्या थे? डिफरेंट थे। इफ वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेम एलिमेंट्स of a group, we can easily find out the properties of other elements of that group. अगर हमको एक ग्रुप के एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता है तो हम सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। तो ये क्या था? एक उनका अचीवमेंट था। ठीक, दूसरा क्या है? यूज्ड इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, यूजफुल इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। जैसे कि हम उनका पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो इससे हमको क्या पता चलता है कि उन्होंने क्या किया है? स्पेस है यहाँ पे, ये सब क्या है? स्पेस छोड़ा है जो उन्होंने, इसमें हम आगे और एलिमेंट्स जो डिस्कवर होंगे उसको क्या कर सकते हैं? वहां पे प्लेस कर सकते हैं, वहां पे पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? एक अचीवमेंट हुआ। और अगर हम बात करें, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप इन द पीरियोडिक टेबल इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दीज गैप्स डिफेक्ट्स। अगर हम इसको डिफेक्ट ना माने तो मेंडलीव प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। मेंडलीव नेम्ड द प्री एग्जिस्टिंग इका। ठीक है, इन्होंने जो प्री एग्जिस्टेंस था उसको क्या कहा? इका नाम दिया। और प्रीसीडिंग एलिमेंट्स को क्या कहा? कि जो आगे जो सेम ग्रुप में एलिमेंट्स आएंगे, जैसे कि जो आए स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, डिस्कवर्ड लेटर, जिसको पहले क्या कहा गया? एका बोरॉन और एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन क्या किया गया? नाम दिया गया। जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो उन्होंने स्पेस छोड़ा है, स्पेस छोड़ा, उस स्पेस को क्या नाम दिया? उन्होंने कहा कि बाद में ऐसा कोई एलिमेंट आएगा जो क्या करेगा? सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। उन्होंने प्रिडिक्ट किया इस चीज को, और ऐसा बाद में हुआ भी, जिसको पहले उन्होंने क्या नाम दिया? एका बोरॉन, एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम नाम दिया, जो कि बाद में क्या मिला? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ये तीनों एलिमेंट्स हमको बाद में मिले। ठीक, अब करेक्शन इन डिस्प्यूटेड एटॉमिक वेट। डिस्प्यूटेड एटॉमिक वेट में करेक्शन कैसे हुआ? एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम आर corrected on the basis of its valency in Mendeleev's periodic table. It was considered divalent rather than trivalent and placed between lithium and beryllium. अब जैसे कि हमको पता है कि जो क्या है? बेरिलियम है। बेरिलियम क्या है? डाइवेलेंट है। इसकी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि वो ट्राइवेलेंट है, और उसको क्या किया गया? प्लेस किया गया लिथियम और बोरॉन के बीच में, जो कि बाद में क्या हुआ? बाद में जिसको चेंज किया गया है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। बेरिलियम पहले आता है, फिर बोरॉन और कार्बन आता है। पहले बोरॉन और कार्बन के बीच में बेरिलियम को रखा गया था। ठीक, तो ये क्या था? यहाँ पे करेक्शन किया गया एटॉमिक वेटेड में। और क्या किया गया है? उन्होंने क्या किया? स्पेस दिया इनर्ट गैसेस के लिए। किसने स्पेस दिया? मेंडलीव ने स्पेस छोड़ा था इनर्ट गैसेस के लिए, जो कि बाद में हमको मिले, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये क्या हुए? बाद में डिस्कवर हुए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बाद। ठीक है, अब ये भी क्या था? एक अचीवमेंट था। लिमिटेशंस क्या क्या थे? अनसर्टेनिटी इन हाइड्रोजन पोजीशन। हाइड्रोजन क्या करता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करता है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, या तो वो उसको दे करके क्या हो जाएगा? फ्री स्टेट में हो जाएगा, इनर्ट गैस बन जाएगा, या क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वो क्या करेगा? अपने ऑक्टेट को फिल करेगा, अपने ड्यूप्लेट को फिल करेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन आयन का, तो हाइड्रोजन किसके किसके जैसा सिमिलरिटी शो करता है? पोटेशियम की और लिथियम की। बट ये सेम टू सेम हेलोजेंस की भी प्रॉपर्टी को शो करता है, जैसे कि क्लोरीन की और ब्रोमीन की। इसलिए हाइड्रोजन का जो पोजीशनिंग था वो क्या था? एक्यूरेट नहीं था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का पोजीशनिंग सही नहीं था।
और उन्होंने क्या किया था, जो हैवियर एलिमेंट्स थे उसको लाइटर एलिमेंट्स के पहले रखा था, बिफोर द लाइटर एलिमेंट्स। जो हैवियर एलिमेंट्स थे वो लाइटर एलिमेंट्स से पहले प्लेस कर दिया था, ठीक है। जैसे कि कोबाल्ट का एटॉमिक वेट होता है 58.9 और निकल का एटॉमिक वेट होता है 58.7। तो अगर हम देखें एटॉमिक वेट की बेसिस में, जब उन्होंने कहा कि मैं एटॉमिक वेट की बेसिस में इसको एलिमेंट्स को जमा रहा हूं, तो पहले किसको रहना था, निकल को रहना था क्योंकि 58.7 है। उसके बाद फिर कोबाल्ट को रहना था, लेकिन जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाया उसमें क्या था, पहले कोबाल्ट था देन निकल था, ठीक। तो ये भी उनका क्या था, एक लिमिटेशंस था। दूसरी चीज, उन्होंने आइसोटोप्स को पोजीशन नहीं दिया। आइसोटोप्स मतलब एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जब वो एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को सिंक्रोनाइज कर रहे थे, तो जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास 2 या 2 से ज्यादा थे, उसे भी उनको प्लेस देना चाहिए था, तो उन्होंने नहीं किया। तो ये भी क्या था, एक लिमिटेशन था, ये भी एक गलती थी उनकी। अब इरेगुलर इंक्रीज इन एटॉमिक वेट, जो एटॉमिक वेट था वो रेगुलर मतलब कि एक बेसिस पे बढ़ता, या तो 2 का गैप होता, या तो 4 का गैप होता, या तो 5 का गैप होता। तो इरेगुलरिटी थी उनके एटॉमिक वेट में। जब हम क्या करते, when moving from one element to the next, since the atomic weight did not increase in regular manner, when going from one element to the next, it was difficult to predict how many elements could be discovered between two elements, especially when we consider the heavier elements. वही सेम चीज बता रहा है कि हम लोग जो वो थे मेंडलीव थे, वो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाए एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट में, ठीक है, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाए। तो ये भी क्या था, इनका एक लिमिटेशन था। नेक्स्ट, अब लिमिटेशंस को एक बार और देख लेते हैं, क्या क्या बताया उन्होंने। प्लेस नहीं था आइसोटोप्स के लिए, और क्या था, जो आइसोटोप्स थे उन जो पेयर्स बनते थे, एनोमेलस पेयर्स जिनको कहा जाता है, जैसे कि आर्गन और क्रिप्टॉन का, कोबाल्ट और निकल का, तो इसको भी उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में नहीं जमाया। उसके बाद फिर नो क्लियरिटी इन द पोजिशनिंग ऑफ हाइड्रोजन की पोजिशनिंग को क्लियरिटी नहीं दिए वो, क्योंकि वो 17 ग्रुप जैसा भी ट्रीट करता है, हेलोजन जैसा भी ट्रीट करता है और मेटल्स जैसा भी ट्रीट करता है, ठीक है। अब रेयर अर्थ मेटल को इन्होंने एकोमोडेट नहीं किया। रेयर अर्थ मेटल्स जैसे कि यूरेनियम हो गए, या और जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं रेयर अर्थ मेटल्स जो कि बहुत कम मात्रा में अर्थ में पाए जाते हैं, उनको भी इन्होंने एकोमोडेट नहीं किया, प्लेस नहीं दिया। उसके बाद फिर नोबल गैस अननोन थे, डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उसको भी उसमें जगह नहीं मिला पीरियोडिक टेबल में। तो इन सब वजह से क्या हो गया, उस पीरियोडिक टेबल को पढ़ना क्या हो गया हमारे लिए, टफ हो गया। दैट्स वाई ये भी हमारे लिए क्या हुआ, फेल हो गया। अब आते हैं मोसले साहब, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, ठीक। इनका नाम क्या था, हेनरी मोसले नाम था। क्या नाम था, हेनरी मोसले। मेन नाम है साइंटिस्ट का, वो क्या क्या है, मेंडलीव और मोसले। इन्होंने क्या किया, एक्सरे स्पेक्ट्रम की स्टडी की, डिफरेंट एलिमेंट्स के एक्सरे स्पेक्ट्रम की स्टडी की, और उसके वेवलेंथ को क्या किया, ऑब्जर्व किया। किसके, एलिमेंट्स के वेवलेंथ, जो कि क्या करते हैं, रिलेट करते हैं उनके पोजीशन नंबर से, और क्या करते हैं, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से। अब उन्होंने बात की एटॉमिक नंबर्स के बारे में। उन्होंने क्या किया, एक्सरे स्पेक्ट्रम को रीड किया। एक्सरे स्पेक्ट्रम को रीड करने के बाद फिर उन्होंने क्या देखा कि जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, जो एलिमेंट्स की पोजीशन है उसको, और जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है उनके पोजीशन के बारे में उन्होंने स्टडी किया। अब एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स वर नॉन when Mendeleev proposed his periodic table. Another characteristics of element with name atomic number. Atomic weight के बारे में तो उनको पता चल गया मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से, लेकिन
जब उन्होंने और कैरेक्टरिस्टिक्स देखे एलिमेंट के, तो उन्होंने देखा एटॉमिक नंबर, जो कि किसने डिस्कवर किया, मोस्ले के काम ने ही डिस्कवर किया कि एटॉमिक नंबर भी कुछ हो सकता है। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, पीरियोडिक टेबल में जिस पोजीशन में एलिमेंट रखे हुए हैं उनको उन्होंने क्या कहा, एटॉमिक नंबर कहा। अब एटॉमिक नंबर इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी एंड गिवन द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। पहले तो उन्होंने बताया कि जिस पोजीशन में है उसे क्या कहेंगे हम, एटॉमिक नंबर कहेंगे। पर इसके अलावा जिस एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा, ये भी उन्होंने कहा। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिजल्ट मोस्ले सजेस्टेड द एटॉमिक नंबर रेदर देन एटॉमिक वेट। उन्होंने क्या प्रीफर किया, एटॉमिक नंबर को प्रीफर किया रेदर देन एटॉमिक वेट, क्योंकि एटॉमिक वेट के बेसिस में सारे जितने भी साइंटिस्ट आए थे उन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके देख लिया, सब फेल हो गए। तो दैट्स वाई एक बहुत बड़ा रीजन था कि उन्होंने एटॉमिक नंबर्स के बारे में बात की। ठीक, और ये क्या करेंगे, वेट क्या है, वेट विल बी द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, ही शोड दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस में अरेंज किया, which is decided by the atomic number of the element, therefore modified Mendeleev's periodic law and gave the modern periodic law in 1913। तो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कब बना, 1913 में बना। लेकिन उसके बाद भी आज तक, प्रेजेंट डे तक हम लोग क्या करते आ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में चेंजेस लाते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नए नए एलिमेंट्स आ रहे हैं, है ना। जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम पे भी आ गए हैं, आइंस्टीनियम है हमारे पास, रदरफोर्डियम है हमारे पास। तो ये क्या है, जो नए एलिमेंट्स जो हमको मिल रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, हम नया नाम दे रहे हैं, और नया नाम देने के बाद उसको हम पीरियोडिक टेबल में जगह दे रहे हैं, क्योंकि वो सारे क्या है, रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसको हमको क्या करना है, संरक्षित करना है, रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। तो दैट्स वाई ये भी सब क्या है, जरूरी है। और 1913 में इन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। सिर्फ क्या डिफरेंस है, मोस्ले और मेंडलीव्स के जो पीरियोडिक लॉ जो दोनों ने दिया, उन्होंने क्या दिया, पीरियोडिक लॉ दिया, और इन्होंने क्या दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। दोनों क्या बोलते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। डिफरेंस क्या है, एटॉमिक मास का और एटॉमिक नंबर का। सिर्फ दोनों के पीरियोडिक टेबल में इसी चीज का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं था। इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात किया, और उन्होंने प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया। ठीक, ये है मोस्ले ना, देख लीजिए इसको, इनका फोटो देख लीजिए। ये है हेनरी मोस्ले, 1887 से 1915 तक इनका जो है जीवन काल चला। और इन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रम, ये एक्सरे स्पेक्ट्रम है, इससे क्या किया, स्टडी करके और एलिमेंट्स को कैसे जमा सकते हैं ये देखा। अब ये क्या है हमारा, ये तो बढ़ नहीं रहा, ये क्या है हमारा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये क्या है हमारा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, या मोस्लेस पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं, जिसमें जो पीरियड्स और ग्रुप्स में इसको बांटा गया। 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स हैं इसमें। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये S, P, D और F ब्लॉक में हम लोग इसको बांटते हैं। बाद में हम इसको आगे और पढ़ेंगे। और इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस में, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस में इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को जमाना स्टार्ट किया, और जिससे हमको हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या हुआ, अचीव हुआ। ये क्या कहते हैं, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सेम चीज बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, इट एस्टेब्लिश्ड एटॉमिक नंबर एज द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर के बेसिस में इन्होंने क्या किया,
पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक, यही सब बता रहे हैं ये, और कुछ इसमें स्पेशल नहीं है, जो कि मैं आपको सब पहले बता दी। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, इन्होंने कैसे अरेंज किया, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया। पोजीशन ऑफ ईच एलिमेंट हैज बीन डिसाइडेड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो पोजीशन थी एलिमेंट्स की, वो किसके बेसिस पे जो है डिसाइड हुई, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, क्योंकि जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या, वैसे ही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये क्या है, इसके बेसिस में उन्होंने क्या किया, पोजीशनिंग दी। अब पीरियोडिक चेंजेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर शोन क्लियरली। जब हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड में ट्रांसफर होंगे तो हमको इजिली सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिख जा रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। बिकॉज हाइड्रोजन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस, इट इज सिमिलर टू द एलिमेंट both groups, similar to the element of both group 17, both group 1 and group 17, ठीक है। मैं पहले बताई, क्या बताई, हाइड्रोजन क्या करता है, एक या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है या तो एक इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेता है। जब वो अचीव करेगा, ठीक है, क्या करेगा, जब वो अचीव करेगा तब वो क्या करेगा, 17 ग्रुप वाले एलिमेंट जैसा ट्रीट करेगा, है ना, और जब नहीं करेगा तो फर्स्ट ग्रुप जैसा एलिमेंट की ट्रीट करेगा। तो ये दोनों जो है नेगेटिव आयन भी बना रहा है और पॉजिटिव आयन भी बना रहा है, इसलिए ये इनर्ट गैस भी बन सकता है ना, इसलिए इसकी पोजीशनिंग नहीं की गई। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इसकी फिक्स पोजीशनिंग नहीं की गई, इसलिए इसको क्या किया गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए इसको क्या कर दिए, फर्स्ट में या टॉप पे ग्रुप 1 के प्लेस्ड कर दिए। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं तब क्या करते हैं, हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले मैं कुछ और बात बता देती हूँ आपको, जैसे कि हम जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप पे सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। सब जब ये सारे मेटल्स हैं तो इसको क्या कहा जाता है, अल्कलाई मेटल्स कहा जाता है, ठीक है। अल्कलाई मेटल्स कहा जाता है। जो सेकेंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स है, ये सब क्या है, अल्कलाई अर्थ मेटल्स हैं। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इन सबको, इसको बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप्स और इनर्ट गैसेस, ऐसा नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या इंपॉर्टेंट है आपका जानना। बाकी ये जो नीचे हैं, ये लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स है, ये एक टाइप के रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, ठीक। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के बारे में हम बात करते हैं, तो किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे, वैलेंसी, वैलेंसी मतलब किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो ये हो गया एटॉमिक साइज, जो कोई एलिमेंट है, किसी एलिमेंट के एटम का साइज क्या है, वो छोटा है बड़ा है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। उसके अलावा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अब ये सब जानते हैं। तो वैलेंसी, वैलेंसी के बारे में जब हम बात करें तो किसी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी, जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो फर्स्ट जो ग्रुप है या फर्स्ट जो पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, ठीक। लेकिन जब हम ग्रुप वाइज आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, जो वैलेंसी है वो क्या होते जाती है, इंक्रीज होते जाती है। तो जब हम ग्रुप वाइज लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं आगे तो क्या होगी, वैलेंसी इंक्रीज होगी, वैलेंसी इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे 17 ग्रुप के बारे में बात करें, वैलेंसी इंक्रीज तो होगी, बट
वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करेगा। ठीक, तो ये होगा वैलेंसी। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज के बारे में। तो एटॉमिक साइज क्या होगा, द साइज ऑफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज ऑल्सो डिफरेंट। अलग अलग एलिमेंट्स का जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा, क्योंकि जब हम एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सोडियम को ले लेते हैं हम, ठीक, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, 11 होता है। छोटा एलिमेंट लेते हैं अभी, छोटा एलिमेंट जैसे कि लिथियम ले लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आएगा, 1 और अबे 2 और 1 आएगा। ठीक, तो जब 2 और 1 आएगा तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका इनर मोस्ट ऑर्बिट, ये इसका सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, 3 हो गए। वैसे ही अगर हम बात करें लिथियम की, अब सोडियम की बात कर लेते हैं, तो सोडियम में क्या होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 2, 8 और 1। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया इसका इनर मोस्ट ऑर्बिट, ये ऐसा हुआ और ये ऐसा हो गया। ठीक, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमको ये वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की दूरी क्या है, ज्यादा है, और इस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की दूरी क्या है, कम है। तो हमको ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, इजी होगा, है ना। तो यही क्या बताता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में पीरियड में आगे बढ़ते हैं, पीरियड में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, एटॉमिक साइज क्या है, बढ़ता है। तो यही बता रहा है कि व्हेन वी गो फ्रॉम अप टू डाउन इन पीरियड द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स आर इंक्रीज, एंड व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम इन ग्रुप, जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा, छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, है ना। अगर हम बात करें हीलियम की बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या किया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, न्यूक्लियस अपने आप खींच के रखा है, ये उससे नहीं निकल सकते, बिकॉज ये क्या है, ये क्या है, फुलफिल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ये नोबल गैस बन गया है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, एटॉमिक, ये क्या है, एटॉमिक साइज को बताता है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। ठीक, द एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड मेटल। जितने भी एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम मेटल कहते हैं। ठीक है, और जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अचीव करते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स अचीव करके नेगेटिव आयंस बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम नॉन मेटल्स कहते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन, जिंक, सोडियम, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। आयरन क्या करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, +2 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके +2 फॉर्म में आता है, और क्या करता है, लास्ट ऑर्बिटल कंप्लीट करता है, और वो क्या बन जाता है, मेटल बनता है ना, मेटल बना। पर जो नॉन मेटल होते हैं, जैसे कि कार्बन क्या करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और अपना ऑक्टेट फुलफिल करता है। फुलफिल करने के बाद क्या करता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक,
तो ये बात हो गई किसकी, मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज की। जब हम क्या करते हैं, जब हम अप टू डाउन आते हैं तो जब हम पीरियड में अप टू डाउन आते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन इंक्रीज होती है। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसमें, ग्रुप में, तो क्या होती है, प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस सब क्या है, मेटल्स हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो क्या होती गई, प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती गई, ठीक है, डिक्रीज होती गई। वैसे ही हम जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होते जाएगी, प्रॉपर्टीज इंक्रीज होते जाएगी, मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होते जाएगी और इधर से मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होते जाएगी। समझ आया, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, ठीक। अब यही एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये एक क्या है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल है, एक एलिमेंट का ऑर्बिटल है, ठीक है। इस ऑर्बिटल में से ये लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी, किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। सेम चीज है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। वैसे आयोनाइजेशन एफिनिटी, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एनी एटम, जब किसी भी एटम में, इस एटम की बात ना करके हम इस एटम की बात करें, तो अगर हमको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, या हाँ, जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, ठीक। किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डालने में हमको जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, द टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है, द टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ एन एटम इन एन केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम में या किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिटल बोल सकते हैं, या किसी भी एलिमेंट के शेल्स में जो क्या होगी, टेंडेंसी या एबिलिटी होगी दूसरे कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। जब हम ग्रुप में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होती है, टेंडेंसी डिक्रीज होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन जब हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में अप टू डाउन जाते हैं तो क्या होती है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी टू गेन एटम क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या थे, हमारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की, जो कि हम लोग समझ गए, बहुत इजी था, ठीक। अब देखते हैं कंक्लूजन की हम लोग क्या क्या पढ़े, ठीक, क्या क्या इंपॉर्टेंस थे, क्या क्या मेन पॉइंट्स थे इस चैप्टर के। तो क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज। सारे जो जितने भी साइंटिस्ट थे, चाहे वो मेंडलीव हो, मोसले हो, चाहे वो लोथरमेयर हो, कोई भी डोब्रेनियर हो, वो सब क्या किए, प्रॉपर्टीज के बारे में बात किए, है ना। कोई प्रॉपर्टीज के बारे में बात की और सब किसके बारे में बात की, एटॉमिक मास के बारे में बात की। तो ये सब क्या करता है, एटॉमिक मास या उनके प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटीज के बेसिस में क्या किया गया, अरेंज किया गया। एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइज एंड क्लासिफाई एलिमेंट्स हैड बिगन इवन डाल्टन गेव द एटॉमिक थ्योरी इन 1808। डाल्टन भी क्या किए थे, जो जॉन डाल्टन थे, जिन्होंने क्या किया था, 1808 में थ्योरी प्रपोज की थी एटॉमिक वेट को लेके, जो कि एक डायरेक्शन दिया दूसरे साइंटिस्ट को कि वो क्या करे, रिलेशन बनाए एटॉमिक वेट और एलिमेंट्स के बीच में उनके प्रॉपर्टीज को लेके, ठीक है, प्रॉपर्टीज के ही बेसिस में, क्योंकि सब ये पीरियोडिक टेबल बनाए। अब डोब्रेनियर क्या किए, एलिमेंट्स को सेम प्रॉपर्टीज को अरेंज करके क्या कहे, ट्राइट नाम दिए। उसके बाद फिर न्यूलैंड आए, न्यूलैंड क्या किए, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिए। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या बताता था, म्यूजिकल नोट्स के बारे में, क्या वो सारे गामा जो इंडियन नोट्स थे उसको क्या किया, वेस्टर्न नोट्स से कंपेयर किए, और क्या किए, 8th एलिमेंट की सिमिलैरिटीज के बेसिस में उन्होंने एलिमेंट्स को जमाना स्टार्ट किया।
और लोथर मेयर क्या किए, लोथर मेयर यूज द टर्म पीरियोडिक व्हाइल डिस्क्राइबिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड देयर डायरेक्शन एंड गिव द डायरेक्शन टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जो लोथर मेयर पीरियोडिक वर्ड यूज किए, उससे उससे क्या मिला, मेंडलीव को एक डायरेक्शन मिला, क्या करने के लिए, पीरियोडिक टेबल डेवलप करने के लिए। मेंडलीव ने भी क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के एटॉमिक वेट के बेसिस में क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। उन्होंने जो गैप्स छोड़े पीरियोडिक टेबल में, वो क्या किए, प्रिडिक्ट किए कि न्यू एलिमेंट्स आएंगे, जो न्यू एलिमेंट्स आएंगे वो क्या वहां पे प्लेस किए जा सकते हैं। ठीक, क्या किया, हेल्प किया टू प्रिडिक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ सम न्यू एलिमेंट्स। ठीक, अब मोस्ले क्या किए, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिए। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसके बेसिस में दिए, एटॉमिक नंबर के बेसिस में दिए। एटॉमिक नंबर के बेसिस में उन्होंने 18 वर्टिकल कॉलम्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए, जिसको उन्होंने पीरियड्स और ग्रुप्स नाम दिया। और उन्होंने उसमें 118 एलिमेंट्स को क्या किए, अरेंज किए। क्योंकि बहुत बाद में उन्होंने वो आए 1913 में आए, और तब तक क्या हो चुके थे, बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो उन्होंने 118 एलिमेंट को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस में वो क्या किए, एलिमेंट्स को जमाए। डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स सच एज वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शो पीरियोडिक वेरिएशन अक्रॉस ग्रुप्स एंड पीरियड्स। जो हम पीरियोडिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो बात की है, वो क्या बताता है कि whenever we go from left to right और up to down in groups and periods, हमको क्या मिलते हैं, वेरिएशंस मिलते हैं। ठीक है, वेरिएशंस से हमको क्या पता चल रहा है कि ग्रुप में और पीरियड्स में क्या है, जो डिफरेंसेस हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में, हम उसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और वेरिएशंस को देख सकते हैं। पीरियोडिसिटी इन द पीरियड्स properties of elements is due to the periodic variation in the electronic configuration of outermost cell। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं वो हमको कैसे मिल रहे हैं, उनके एटॉमिक साइज को लेके, वैलेंसी को लेके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब चीज किसके बारे में बात कर रहा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा है। जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को शेल्स में जमाते हैं, शेल्स में अरेंज करते हैं, तो उसकी टेंडेंसी, उसकी एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये सब क्या है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के पे डिपेंड करता है। तो ये सब हमको क्या मिला, ये सब हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखने को मिला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द पोजीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट फिक्स्ड इन द पीरियोडिक टेबल। हम लोग देखें कि कौन जो है माइनस आयन भी, नेगेटिव आयन भी शो करता है और पॉजिटिव आयन भी शो करता है। तो कौन करता है, हाइड्रोजन करता है। ठीक है, एलिमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हैज बीन अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू, मेंडलीव किसके बेसिस में किए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेसिस में वो क्या किए, एलिमेंट्स को सिंक्रोनाइज किए, अरेंज किए। द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय, कौन किए थे, लास्ट में किसके बारे में पढ़े हम, मोस्ले के बारे में पढ़े। तो उन्होंने ही क्या दिया होगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया होगा। ठीक, अब ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप द मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होता है, जब हम अप टू डाउन जाते हैं तो क्या होता है, नीदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि जब हम फर्स्ट पीरियड देखते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो उसमें क्या हो रहा है, सारे के सारे सेम प्रॉपर्टीज, मेटेलिक प्रॉपर्टीज ही शो करना है। तो ना ही वो चेंज हो रहा है, ना ही इंक्रीज हो रहा है, या ना ही डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लिक्ट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज ऑफ सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। तो क्या हो रहा है, ये ऐसा शो करेगा, सोडियम सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन सा है, पोटेशियम, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर शो कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट